दिल्ली के ट्रेड फेयर में आज होगा हरियाणा डे कार्यक्रम में शिरकत करने दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले सप्ताह लगाया जाएगा और जीवन 4 जिलों में लागू होगा और जीवन फॉर्मूला। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का आयोजन शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सत्र। दिल्ली में पीएचडीसीसीआई ने आयोजित किया कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पीएचडीसीसीआई पार्लियामेंट्री फोरम के चेयरमैन राकेश गुप्ता भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में गुरु पर्व से पहले भाईचारे की मिसाल, श्री गुरु सिंह सभा की मुस्लिम भाइयों से अपील, गुरुद्वारे में कर सकते हैं नमाज अदा। और हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने जारी किया वारंट। पैसे लेकर कार्यक्रम में न पहुंचने का आरोप। 22 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेड फेयर में हरियाणा डे प्रोग्राम। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे जहां पर आज ट्रेड फेयर में हरियाणा डे कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर ट्रेड फेयर में आज हरियाणा डे कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। ट्रेड फेयर में हरियाणा डे प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। ट्रेड फेयर में हरियाणा डे प्रोग्राम, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। 2 बजे कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। ट्रेड फेयर में हरियाणा डे प्रोग्राम, दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से आज ट्रेड फेयर में हरियाणा डे कार्यक्रम का आयोजन होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री आज 4 बजे ट्रेड फेयर में पहुंचेंगे और वहां पर हरियाणा पंडाल का वो ओपनिंग करेंगे और उनके साथ जो स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक में जो एथलीट है नीरज चोपड़ा, वो मौजूद रहेंगे। पहलवान रवि दहिया और बजरंग पूनिया भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। क्योंकि हरियाणा दिवस अभी बीता है तो हरियाणा दिवस के लेकर के भी वहां पर रंगारंग कार्यक्रम जाएंगे जिनका मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे और उसके साथ ही हरियाणा का जो थीम दिया गया है उसका भी मुख्यमंत्री वहां पूरी तरह से अवलोकन करेंगे। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आज इस ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास होने वाला है? ये देखिए, आज अधिकांश जो पंडाल हैं उनकी आज ओपनिंग है और हरियाणा को जो पवेलियन हॉल नंबर 2 में जगह मिली है वहां पर बनाया गया है और हरियाणा दिवस के अवसर पर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 19 से 27 नवंबर तक इसको आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा। अभी आज तो की अगर हम बात करें तो आज ये आम दर्शकों के लिए नहीं है, कल से आम दर्शकों के लिए भी खुल जाएगा और इसी के चलते आज हरियाणा के सीएम इसका विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं ताकि आम जनता हरियाणा की छवि को देख सके। क्योंकि इस मेले की अगर बात करें तो इसमें देश प्रदेश सभी तरह के लोग आते हैं इसको देखने के लिए और हरियाणा की संस्कृति की एक झलक इसमें दिखाई देगी जिसको सभी लोग देख पाएंगे। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से जहां पर आज ट्रेड फेयर में हरियाणा डे का प्रोग्राम है और इस ट्रेड फेयर में आज हरियाणा की झलक देखने को भी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं।
खबर गुरुग्राम से, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की गई है। सीएम ने इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 16 शिकायतों को सामने रखा गया था, जिसमें 14 शिकायतों का निपटारा किया गया। बाकी 2 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए रखा गया है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि बाबूपुर गांव में स्ट्रीट लाइट घोटाले की भी जांच जल्द से जल्द की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया। आपको बताते चले 16 शिकायतों को इस बैठक में रखा गया, जिसमें से 14 शिकायतों को तुरंत ही निपटारा कर लिया गया था। बाकी की जो 2 शिकायतें बची है उनका निपटारा अगली बैठक में किया जाएगा। बहुत पुराना विषय चल रहा है, वहाँ का सीवरेज है, पानी की उनमें से काफी काम शुरू हो गए हैं। आज जैसे मासिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है, उस प्रकार से ही आज की ग्रीवेंसेस मीटिंग में मैं आया था और कुल मिलाकर के 16 ग्रीवेंसेस रखी गई थी, जिसमें से 14 का समाधान हाथ किया है। केवल 2 ग्रीवेंसेस ऐसी हैं जिनको अगले महीने के लिए पोस्टपोन किया है। उसमें मुख्य रूप से अगर चर्चा करनी हो तो सेक्टर 37 में बहुत पुराना विषय चल रहा है, वहाँ का सीवरेज है, पानी की वहाँ कमी है, सीएनडी वेस्ट है, स्ट्रीट लाइट है। कुल मिलाकर के उनमें से काफ़ी काम शुरू हो गए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स ने आश्वासन दिया कि चलते हुए कामों को हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। सारी समस्या जो है उसमें से हल होगी। ऐसे ही बाबूपुर गांव में रेड लाइट्स का एक शिकायत थी कि वहाँ 6400 रुपये के हिसाब से जो लाइटें वो खरीदी गई, जबकि रेट क्लेम किया जा रहा है 2400 था। तो एक बहुत बड़ा ऐसा शिकायत का विषय था। तो इसकी जांच भी हो चुकी है और उस जांच में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का विषय आया है। एक उसमें जो कर्मचारी पुराने जो थे, जिसमें से 3 आरोपी, उसमें से एक की तो डेथ हो गई है और बाकी दोनों रिटायर हो गए हैं। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ जो रिकवरी है वो तो की जाएगी, साथ में क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ दर्ज कराया जाएगा, ऐसे आज हमने कह दिया है। तो आज जैसे मासिक देश से कोरोना अभी गया नहीं है, खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जगदीश यादव के जन्मदिन पर भीड़ कुछ उस तरीके से उमड़ी मानो कोरोना कभी भी आया ही ना हो। पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर केक मंगवाकर केक काटा गया और मौके पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ना तो किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रहा होगा और ना ही किसी ने 2 गज की दूरी का पालन किया होगा। तो आपको इन तस्वीरों को देख करके कहीं से नहीं लग रहा होगा कि यहां पर 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया या फिर कोरोना की गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया है। कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा और ना ही 2 गज की दूरी का पालन किया गया है। अंबाला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थियों ने हैं, लेकिन अभी तक 1.25 लाख पात्रों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के कार्ड अगले 4 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9000 मरीज अपना इलाज मुफ्त में करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से 5500 लाभार्थी इलाज करवा चुके हैं। तो 1.5 लाख से ज्यादा पात्रों के कार्ड अभी तक बन नहीं पाए। अंबाला से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने अपने इलाज मुफ्त में करा लिए हैं, लेकिन अभी लक्ष्य रखा गया है कि 4 महीने के अंदर ही जल्द से जल्द जो पात्र है उनके कार्ड बनवाए जाएंगे, ताकि वो भी आसानी से अपना इलाज करवा पाए। फिलहाल आपको बताते चले कि कई सारे लोगों ने मुफ्त में अपना इलाज इससे पहले भी करवा लिया है। खबर झज्जर से है, जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 महीने की साइकिल रैली जागृति यात्रा निकाली जा रही है। इस रैली में भाग लेने वाली महिला पुलिस साइकिल चालकों की टीम कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं और कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को अपराध की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील और विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं के बारे में बताएंगी।
तो खबर झज्जर से आपको बता रहे हैं, जहां महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जागृति यात्रा निकाली जाएगी। इस रैली में भाग लेने वाली महिला पुलिस साइकिल चालकों को की जो टीम होगी वो महिलाओं को जागरूक करेगी और किस तरीके से जो अपराध हो रहे हैं उसमें महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं, कैसे अपनी रक्षा कर सकती हैं, कैसे नारी सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ और महिलाओं को जागरूक भी किया जाएगा कि आने वाले समय में कैसे वो कठिनाइयों से निकल सकती है और कैसे वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकती हैं। हौसला और जज्बा हो तो सफलता भी कदम चूम लेती है। गांवों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर है। गांव की मिट्टी से देश में कई सारे प्रतिभाशील खिलाड़ी पैदा होते हैं। आपको बताते चले, कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के गांव त्योड़ा की एक लड़की सुदेश जो अपने जुनून के साथ बच्चों को खिलाड़ी बनाने में जुटी हुई है। नन्हे बच्चों को सुदेश एक कुशल कोच की भांति खेलों की तकनीक सिखा रही है। उसने गांव के बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने के लिए VR1 फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है। सुदेश की गांव के लोग तो सराहना कर ही रहे हैं, अब शाहाबाद के लोग भी सहयोग के लिए पहुंच रहे हैं। VR1 फैमिली ग्रुप और सुदेश की चर्चा सुनकर शाहाबाद के स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर राजवीर भी अपने साथियों के साथ गांव त्योड़ा पहुंचे और बच्चों को स्पोर्ट्स किटों के उपहार और फल भी वितरित किए गए। सबसे पहले तो जो हमारा गांव त्योड़ा का VR1 फैमिली ग्रुप है, उनका थैंक यू। उन्होंने हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए और बच्चों को बहुत मनी प्राइज दिया जो 100 मीटर की हमने रेस लगवाई थी। सेकेंडली जो सर हमारे प्रोफेसर राजवीर सर हैं स्पोर्ट्स क्लब शाहाबाद मारकंडा की तरफ से, वो हमारे बीच पहुंचे। उन्होंने बच्चों को रिफ्रेशमेंट, फुटबॉल्स और इसके अलावा अनदर जो इक्विपमेंट्स हैं सर उसमें हमें हेल्प मिली। सबसे पहले तो जब इस लड़की का हमने जोश देखा, जो जुनून देखा, बच्चों को ट्रेन कर दिया है, तो हमने ग्रुप बनाया जिसका नाम है VR1 फैमिली। तो उस ग्रुप के मेंबर्स ने बढ़ चढ़ कर अपनी तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं इस गुड़िया को और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमने देखा कि ये लड़की बहुत मोटिवेट कर रही है बच्चों को, तो हमने भी सोचा कि हमारा क्लब है जो स्पोर्ट्स क्लब शाहाबाद मारकंडा का, तो हम इसको कुछ सहायता करें इसकी, ताकि ये बच्चे ज्यादा मोटिवेट हों और कोई परफॉर्मेंस निकाले। कुरुक्षेत्र के पुराने बस अड्डे के नजदीक पैदल सड़क पार कर रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति निजी बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सूचना इसको पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली है एक्सीडेंट हो गया था पुराने बस स्टैंड पे, प्राइवेट बस पे, और जो इसमें मृतक है उसको हमने लेंगे हॉस्पिटल में घर से पहले पहुँचा दिया। तो हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति निजी बस के चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश में डेंगू से कई मौतें हो चुकी हैं। बात करें रोहतक की, तो यहां भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जो जिले में एक दिन में 17 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। वहीं जिले में अब तक 362 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को रोकने के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है। वहीं डेंगू के मरीजों के लिए अलग से सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में व्यवस्था करी गई है। वहीं राहत की बात यह है कि अभी तक रोहतक जिले में किसी भी व्यक्ति की डेंगू से मौत नहीं हुई है। देखिए, हमारी एक्टिविटी शुरू से यही रही है कि हमने अपना सर्विलेंस बढ़ाया है। पिछले कई सालों से ये देखने में आ रहा था कि डेंगू के केसेस जिला रोहतक में काफ़ी ज़्यादा रहते थे, और उसी दिशा में काम करते हुए हमने पहले अपने हाई रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां केसेस ज़्यादा डेंगू के निकलते हैं पिछले साल में या गत 2 वर्षों में, और उन एरियाज को चिन्हित करते हुए हम अपना सारा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं।
महम विधानसभा के अमलीगढ़ गांव में सीवर सफाई न होने के कारण सीवर ओवरफ्लो से गली में बदबूदार पानी घुस गया है और लोगों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार नगर पालिका को लिखित में शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्याओं में सुधार नहीं हो रहा। प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समाधान की अगर बात की जाए तो किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला है। तस्वीरें आप सभी के सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से नाली का पानी सड़कों में आ गया है और लोगों को बीमारियों का जो खतरा है वो सता रहा है। समस्या जो एक बार से सीवर रुका पड़ा, कम से कम 6 महीने हो गए और कोई सुनाई नहीं करता। एसडीओ का एक्शन नगर सारा एक बार से जेई की तो तीसरे दिन कर ले सारा काम, समझा भाई। समस्या तो भाई सारा ब्लॉक होया पड़ा है, गांव का गंदा नाला का सीवर रुका खड़ा है, सारा पानी आड़े ले खड़ा है, कोई जान आंदा ना कोई आन पान पांदा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का जो डीसी यशेंद्र सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ कर दिया। वैसे एक तरह से डेंगू की बीमारी पीक से गुजर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है, लेकिन अब नागरिक अस्पताल में कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की मदद से प्लेटलेट्स निकालकर मरीजों को दी जाएंगी। बीपीएल कार्ड धारक और अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब नागरिक अस्पताल में मशीन की मदद से मुफ्त में प्लेटलेट्स निकालकर दी जा सकेंगी। आपको बताते चले, एक यूनिट से 3 मरीजों को फायदा हो जाता है। होल ब्लड लेके आते हैं कैंप से, जो भी होल ब्लड कलेक्ट करके हम ब्लड बैंक में लेके आएंगे, उनको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उनको सेपरेट करते हैं। वो प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। फिर प्लाज्मा एक्सप्रेसर मशीन के थ्रू प्लाज्मा को हम सेपरेट कर देते हैं, आरबीसी को हम अलग कर देते हैं। फिर उनका स्टोरेज अलग अलग हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो होती है 5 डेज के लिए प्लाज्मा एजिटेटर के अंदर हम उसको स्टोर करते हैं। आरबीसी को हम 42 डेज तक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम 1 साल तक -40 रेफ्रिजरेटर डिग्री के अंदर स्टोर करते हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग यूज हो जाते हैं। सोहाना के अस्पताल जल्द ही नेशनल एडवांस सर्टिफाइड अस्पताल की श्रेणी में आ सकता है। इसके लिए प्रथम चरण काया क्लब क्वालिटी का अवार्ड सोहाना नागरिक संस्थान को दिया गया है। इसी को लेकर के गुरुग्राम के सीएमओ ने सोहाना के स्टाफ के कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि जिले में सोहाना और पटौदी को प्रथम चरण काया क्लब क्वालिटी में प्रथम आया है, जिस पर नागरिक अस्पताल सोहाना को 1 लाख इनाम की राशि से सम्मानित किया गया है। आउटसोर्स के हैं, चाहे आज सोना में जो कार्यक्रम रखा हुआ था वो कायाकल्प हुआ है सोना अस्पताल, और इस बार पहली बार सोना और पटौदी दोनों हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, ये क्वालिटी में एक नेशनल अवार्ड की तरह होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 2 किस्म के क्वालिटी के वर्कअप होते हैं, एक कायाकल्प और दूसरा एनक्वा सर्टिफिकेशन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कायाकल्प तो पहली बार सोना जो है वो सेलेक्ट हुआ है, यानी क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए। दूसरा एनक्वास के जो स्टेट लेवल की जो टेस्ट है वो इसने पास कर लिया है आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल सोहना ने, और हमने नेशनल लेवल के लिए एनक्वास के लिए अप्लाई किया हुआ है। और उम्मीद है कि इस माह नहीं तो अगले माह हमारे पास नेशनल लेवल की टीम आएगी, और संभवतः सोना और पटौदी दोनों 2 ही सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में, और मैं ये चाहूंगा कि ये दोनों हॉस्पिटल जो हैं हमारे एनक्वास सर्टिफाई हो जाएं। तो अगर ऐसा होगा तो संभवतः हरियाणा का पहला जिला होगा जिसके सिविल हॉस्पिटल दोनों जो पहले थे वे और दोनों सब डिविजनल हॉस्पिटल एनक्वास सर्टिफाइड होंगे और कायाकल्प से भी नवाजे जाएंगे। खबर फरीदाबाद से, जहां वार्ड नंबर 35 में स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद मुहिम के तहत बल्लभगढ़ जोन के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने मार्केट में किए अतिक्रमण को हटाया। वहीं कुछ दुकानों के सामने कूड़े के ढेर भी लगे हुए थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल यादव ने दुकानदारों के चालान भी काटे। आपको बताते चले कि ज्वाइंट कमिश्नर खुद सड़क पर से कूड़ा उठाते हुए नजर आए। साथ ही साथ फरीदाबाद में नगर निगम अब सख्ती में है, अवैध कब्जे के मामले में सख्ती अपना रहा है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज का ये जो अभियान है स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद की
मुहिम है जो, उसमें हमारी तरफ से सहयोग के लिए किया गया आज। इसके अंदर पूरे वार्ड के अंदर हम ये सफाई अभियान चला रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी कूड़ा करकट मिट्टी जो अनऑथराइज जो वेजिटेशन उगी है या वैसे अवैध कब्जे हैं लोगों के जो कूड़ा फैलाते हैं, उन सब के ऊपर एक तरफा कार्रवाई है। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समालखा की गांधी कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ कई भवन को गिराया है। साथ ही साथ अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य में इस तरीके के निर्माण कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक तो गांधी कॉलोनी में थी जो अवैध कॉलोनी काट रहे थे, तो वो थोड़ी हमने वहाँ पर उसको नोटिस दिए थे पहले, हमने वो नहीं माना तो आज हमने डिमोलिशन कर दिया। इसमें पक्की सड़क बना दी गई थी और 2 दुकानें अंडर कंस्ट्रक्शन थी। वो इसके बाद एक डाई हाउस जो हमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट से शिकायत मिली है इसकी, और इनको भी नोटिस दिए गए। सिरसा में धान की बंपर आवक हो चुकी है, जिसके चलते सिरसा की अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। धान के उठान का कार्य धीमा होने से व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी जल्द ही मंडी में धान के उठान की व्यवस्था करने का दावा कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, धान यहां पर लगा हुआ है, धान की ढेरियां आपको नजर आ रही होंगी। सिरसा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंडी में धान तो मौजूद है लेकिन धान को उठाया नहीं जा रहा है। धान को उठाने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को, प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन से जब बात करी गई समस्या को लेकर के, जो जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने की प्रशासन की तरफ से बात कही गई है, जल्द से जल्द इंतजाम किए जाएंगे कि धान को उठा लिया जाए। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 27 लाख क्विंटल के करीब धान खरीद किया जा चुका है, जिसमें से पीआर जो है 15 लाख है और नॉन पीआर है जो 12,92,000 है। सिरसा मंडी में अब लगभग 9,68,000 क्विंटल धान खरीद हो चुका है, जिसमें से सरकारी धान जो है 2,30,000 क्विंटल है। वो थोड़ा जाम लग गया था तो हमने एक दिन के लिए अराइवल बंद की थी, तो कल शाम से हमने फिर दोबारा शुरू कर दिया है। हजरत इलाही अबू अली शाह कलंदर साहिब केंद्रीय दरगाह पर सालाना उर्स मुबारक भंडारे का आगाज हुआ, जहां दरगाह पर चादर चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत करी गई। यह उर्स मुबारक 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कव्वालियों के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कव्वाल शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि उर्स के दोनों दिनों में पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी के आगे शीश नवाकर मुरादें मांगते नजर आते हैं। अंबाला शहर नगर निगम हाउस की मीटिंग का आयोजन पंचायत भवन में किया गया, जिसमें मीटिंग के पहले सत्र में मेयर शक्ति रानी शर्मा अध्यक्षता में 14 एजेंडों पर चर्चा करी गई। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मुद्दों को भी उठाया गया है और साथ ही साथ शहर में बढ़ते आवारा पशुओं के लिए भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें गौशालाओं को फंड देने की बात लगातार कही गई है। और इसके ऊपर चाहे आप कमेटी बिठाना चाहे कमेटी बिठा लीजिए, जो आप लोग और इसके ऊपर चाहे आप कमेटी बिठाना चाहे कमेटी बिठा लीजिए, जो आप लोग। देखिए, हाउस की मीटिंग में सबसे पहले तो हमारा शपथ ग्रहण का समारोह हुआ और उसके बाद जो हमारी पिछली हाउस की मीटिंग थी और उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनके ऊपर डिस्कस किया गया और एक कुछ सप्लीमेंट्री के 4 पॉइंट्स थे, उन पर डिस्कशन हुआ और वो पास भी हो गए इस हाउस में। और फिर लंच ब्रेक के बाद अभी जो हमारा एजेंडा था 9 पॉइंट का, उनको उठाया गया। अंबाला के बराठा में नए थाने का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारती अरोड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह भी मौजूद रहे और कहा कि ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना होगा कि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसे कैसे रोका जाए। आपको बताते चले, इस थाने के तहत 33 गांव आते हैं।
सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आप लोगों को नए पुलिस स्टेशन मिला है, नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग मिली है। जब कोई नई बिल्डिंग खड़ी होती है या कोई नया बिजनेस अपना शुरू करता है तो लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं, चाहते हैं कि लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पुलिस स्टेशन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हम नहीं चाहते हमारा काम, हमारा बिजनेस क्या, क्राइम कंट्रोल करें। हम नहीं चाहते हमारा बिजनेस फले फूले, हम चाहते हैं हमारा क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।